हेलो बच्चों। तो आज हम पार्ट बी देखेंगे, चैप्टर जो अपना 3 है नेशनलिज्म के ऊपर। जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो स्प्रेड होती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंट्री। तो आज हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ था। द अबव स्टेटेड फैक्टर्स एंड अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस had contributed towards the establishment of the Indian National Congress। तो ये जो ऊपर में फैक्टर्स बताए गए नेशनलिज्म के लिए, वो और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस्टेब्लिशमेंट करने में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कोलकाता, बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई, मैड्रास नेशनल सभा चेन्नई, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता, सार्वजनिक सभा पुणे। ये बताया गया है उनके हेडक्वार्टर्स, मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। बाय द टाइम सर A.O. Hume retired as a British officer, he had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be. He believed that if the dissatisfaction among the people of India was not taken care of, there were chances of the reoccurrence of revolt similar to the one 1857 CE. In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishment of political organization. तो जब सर A.O. ह्यूम रिटायर्ड हुए एज अ ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ब्रिटिशर्स की इंडियंस की प्रॉब्लम को अगर हम ना सुने तो धीरे धीरे इनके अंदर असंतोष की जो भावना है वो बढ़ जाएगी और ये एक खतरा साबित हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो आगे चल के ये एक जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ऐसा ही कोई रिवोल्ट हो जाएगा अगर हम सही तरीके से अभी एक्शन नहीं लेते हैं। तो A.O. ह्यूम जो थे, उनको ये लगा कि हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि हम इनको एक भरोसा दिला सकें। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया गया। तो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन एग्रीड टू हिज आइडिया एंड सपोर्टेड हिम। तो लॉर्ड जो वाइसरॉय थे वो डफरिन, उन्होंने सपोर्ट किया A.O. ह्यूम को और वो एग्री भी हुए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। विद एफर्ट ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम, Indian National Congress was established in December 1885. 1885 में the first session of Indian National Congress was held on 28 December 1885 at Gokul Das Tejpal Sanskrit School of Mumbai with Vyomesh Chandra Banerjee was the president. तो फर्स्ट जो इसका सेशन किया गया, मीटिंग की गई, 1885 में इस्टेब्लिश किया गया और 28 दिसंबर को 1885 में ही मुंबई में इसकी फर्स्ट मीटिंग की गई, जिसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। 72 representatives from different regions of India were present in this conference. The main leaders present in the conference were Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyab-ji, K.T. Telang, Dinshaw Vacha, etc. Many problems related to the nation were discussed then. तो इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे इस मीटिंग में फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। और इसमें जो मेन लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो हमने अभी देखा, तो ये मेन लीडर थे और प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये देखिए उस मीटिंग की एक फ़ोटो भी डाली गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन मुंबई 1885 की ये पिक्चर है। इस तरीके से ये मीटिंग की गई थी। सेकेंड सेशन जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे 1886 में और 432 मेंबर्स प्रेजेंट थे। थर्ड सेशन इन चेन्नई, बदरुद्दीन तैयब जी, और 1887 में ये हुआ था और 607 मेंबर्स प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885-905 इन द इनिशियल स्टेजेस। इनिशियल जो स्टेज थे उसके बारे में डिस्कशन है। द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर मॉडरेट एंड abided by the constitution.
जो इंडियन इनिशियल एक्टिविटीज़ थी वो बंधी हुई थी नियमों से, कानूनों से, और वो चेंज हो रही थी. इट इंक्लूडेड पुटिंग अप डिमांड्स फॉर मोर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. तो इस पे ये लोग ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे कि पॉलिटिकल राइट्स जो उनकी थी, इकोनॉमिक्स जो सोशल स्टेटस था, डेवलपमेंट था, उस टॉपिक पर. अमॉन्ग अदर डिमांड्स इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, डेब्ट रिलीफ ऑफ टू फार्मर, रिवाइवल ऑफ द cottage industries, etc. were included. The British government toned down these demands. However, these demands laid down a strong foundation of the future struggle. तो इन लोगों ने सारी डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट के सामने, बट गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और मना कर दिया. और ये एक बहुत ही बड़ी चेतावनी थी आने वाले संघर्ष के लिए. तो इनका कहना था, इंडियंस का कहना था कि ये जो खर्च है वो कम करो, मिलिट्रीज पर रिडक्शन करो और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को डेवलप करो, पॉलिटिकल राइट्स हैं, एजुकेशन है, ठीक है. बट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी जो एक चेतावनी, एक वार्निंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को. द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास मैनी रेजोल्यूशन सच एज द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड कीप एट लीस्ट 50% इलेक्टेड इट एट द सेंट्रल एंड रीजनल लेवल. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कहना था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए, 50% इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सेंट्रल और रीजनल लेवल से हों. द पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल एंड transparent to the regional assemblies. Due to the demand of the Indian National Congress, the British government granted more freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. अब ये जो लोगों की डिमांड थी, ट्रांसपेरेंसी चल रही थी, इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह से लोगों को एक राइट मिला कि वो अपने विचार बोल सकते हैं. उनको ग्रांट किया गया, गवर्नमेंट को ग्रांट किया गया कि लिबर्टी दी गई. इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर्ड मैनी एजुकेटेड यूथ्स एंड फॉस्टर्स नेशनलिज्म इन द एजुकेटेड क्लास. एज अ रिजल्ट मैनी कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंस्पायर हो रही थी पढ़े लिखे लोगों से, नौजवानों से, जो कि भारत को आज़ाद करने के लिए फ़ाइट कर रहे थे. तो मतलब काफ़ी डेवलप हो रहा था देश में. इस वजह से बहुत ही अच्छे कैपेबल पोटेंशियल लीडर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जिससे आगे चल के काफ़ी फ़ायदा हुआ कंट्री को. तो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को हम फिर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.